नमस्कार। जेडी प्लेटफॉर्म पर फिर आपका मैं विवेक पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जैसा कि साइकोलॉजी का फिर अगला पार्ट मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ था और अपने वादे के मुताबिक हम अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि हमने विकास और अधिगम 2 पार्ट में लिया था आपके इस साइकोलॉजी क्षेत्र को, और आप देखते रहिए इसके साथ साथ पेडागॉजी जो आपकी पेडागॉजी आ रही ना सीटेट की, वो भी आप कंप्लीट करते चलिए, है कि नहीं। तो एक चीज़ है, जैसे हमने पार्ट में बांटा था, एक विकास क्षेत्र में, एक विकास के क्षेत्र में और दूसरा है अधिगम के क्षेत्र में, है ना। तो ये वाला पार्ट हमने उठाया था और इसी के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। ये वाला हमने पहले शुरुआत में पढ़ाया था, तो आप ही लोगों की डिमांड के हिसाब से मैंने कहा लाओ विकास से उठा लेते हैं, तो विकास के बाद अधिगम चलेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसी क्षेत्र में, ठीक। तो विकास में हमने लगभग कितनी 18वीं शताब्दी तक पढ़ लिया था, है कि नहीं। रूसो वगैरह सबको आपने पढ़ा था। अब हम कुछ चीज़ें उसमें हैं, जैसे कि आप आएंगे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, खेल विधि। खेल विधि से एक क्वेश्चन, जैसा कि आप देखते हो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, तो आइए उसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। खेल विधि, तो खेल विधि जैसा हम देख रहे हैं, खेल विधि की प्रणेता किसे कहा जाता है। खेल विधि के प्रणेता, सीधे से क्वेश्चन यहीं आ जाता है, खेल विधि के प्रणेता कौन है, फ्रावेल है, ठीक। तो खेल विधि के प्रणेता फ्रावेल तो जरूर है। एक क्वेश्चन जो आपसे अछूता रह जाता है या डायरेक्टली वन लाइनर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के और भी जो महान टीचर्स हैं वो आपको इस तरीके का वो कर देते हैं। लेकिन आइए मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ कि जो ये खेल विधि है, फ्रावेल ने एक्चुअली किंडरगार्टन प्रणाली पर आधारित खेल विधि दिया था, डायरेक्टली खेल विधि नहीं दे दिया था। तभी तो क्रियावाद सिद्धांत का प्रतिपादन ये कर पाए। अभी हम समझाएंगे आगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। क्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक जैसे कहते तो रट लेते हो, आप सीधे कहते हो कि फ्रावेल है। लेकिन क्यों, आखिर क्रियावादी सिद्धांत का किंडरगार्टन से खेल विधि का संपर्क क्या है। और ये अलग अलग नहीं था मित्रों, ये एक ही जगह से निकला हुआ इसका पुंज है, ठीक है। आइए चलते हैं, समझते हैं। खेल विधि के प्रतिपादक को आप फटाक से कहते हो सर इसके प्रवर्तक फ्रावेल हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि खेल विधि जो है ये किस पर आधारित है, तो भैया किंडरगार्टन प्रणाली पर आधारित है। खेल विधि किस पर आधारित है, तो किंडरगार्टन प्रणाली पर आधारित है। अब मैं कहूँ कि खेल विधि आधारित किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन है, तब आप कह दोगे कि फ्रावेल। अब जाके आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाता है। बात समझ में आई। तो क्या कहेंगे, खेल विधि पर आधारित किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन है, फ्रावेल है। अब जाके क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, तो खेल विधि किंडरगार्टन, जैसे आपने डीएलएड या बीएड करते समय आपने देखा होगा किंडरगार्टन को क्या कहा जाता है। किंडर मतलब बच्चे से लिया जाता है, गार्टन मतलब बागीचे से। बच्चों के बागीचे से तात्पर्य निकल के आता है किंडरगार्टन प्रणाली का, है कि नहीं। तो वहाँ से समझ में आता है कि यह किंडरगार्टन प्रणाली है, जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, आप तो समझते ही हो। तो खेल विधि के प्रणेता फ्रावेल के अकॉर्डिंग किंडरगार्टन प्रणाली पर आधारित खेल विधि है। इतनी बात हो गई। स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन करने की बात कही गई किंडरगार्टन प्रणाली में, ठीक। किंडरगार्टन प्रणाली में स्वतंत्र क्रियाओं की समर्थन की बात करी गई कि बच्चा जो है स्वतंत्र क्रिया करके सीखता है, उस पर कोई दबाव नहीं काम करता या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी बच्चे की मानसिक अभिरुचियों का दमन कर देंगे तो उसका क्या होगा, वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने में अक्षम हो जाएंगे और वह जीवन पर्यंत ही क्या करेंगे, वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। और जब उनका मन मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या होंगे, हर तरीके से वह संकुचित महसूस करेंगे, और जिससे उनका बॉडी तो छोड़ दीजिए, मानसिक ग्रोथ भी नहीं होगा और समाज के जिस पायदान पर उनको जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन देखा जाए खेल विधि के माध्यम से बच्चा खेल खेल में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जितना स्वस्थ रहेगा तो बच्चा उतना एक्टिव खेलता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली की बात रही है, ठीक। अब बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछ ले किंडरगार्टन प्रणाली या खेल विधि के अंतर्गत किस क्रिया का समर्थन किया है या खेल विधि किस क्रिया का समर्थन करता है, तो स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन करता है, ठीक है। एक बात तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। क्रियावादी सिद्धांत, क्रियावादी सिद्धांत
क्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो भैया किसे कहा जाता है? फ्रावेल को ही कहा जाता है, फ्रावेल को कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो क्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? फ्रावेल है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। क्रिया करके बच्चा सीखता है, वही क्रियावादी सिद्धांत है। और इसके जन्मदाता कौन है या इसके प्रतिपादक कौन है या इसके प्रणेता कौन है? फ्रावेल हैं। 3 क्वेश्चन फॉर एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉब्लम? अब तो कोई समस्या नहीं होगी, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं जैविक विकास सिद्धांत। अच्छा, अब जैविकता की बात मैंने यहाँ लिख दी। एक्चुअली ये जैविक विकास सिद्धांत दिया किसने? लाइबनिज ने। ठीक, किसने दिया? लाइबनिज ने दिया। एक्चुअली जैव विकास सिद्धांत क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं जितना यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट छटाया और एग्जाम के दृष्टिकोण से लगते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो 2011 से लेके अब तक पेपरों को उठाइएगा और सिर्फ विकास पोर्शन को टच करना प्रारंभ कर दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको खुद एहसास होगा कि क्या पढ़ा गया है, वास्तव में रियल क्या होता है। बाकी तो बहुत सारे मोटे मोटे रकम देके आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में लोग अच्छा खासा वसूल लेते हैं। लेकिन एक बार इस वीडियो को देख करके और अगर लाभ मिलता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो बस इतना काम करना है कि इसको आपको और लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इससे हम भी लाभान्वित हो सकें और भी मोटिवेट हो सकें आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आइए पॉइंट पे चलते हैं। तो जैव विकास सिद्धांत, तो क्या होता है जैव विकास सिद्धांत भाई? क्यों, आपके दिमाग में क्या है? एक्चुअली जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक लाइबनिज है। लाइबनिज ने एक पुस्तक लिखी, लाइबनिज ने एक वो दिया था, मैं लिख दे रहा हूँ, लाइबनिज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक, ये किसने दिया? लाइबनिज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। जैव विकास से संबंधित बात करी किसने? लाइबनिज ने। इनके ही नाम से लाइबनिज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हुआ। अच्छा, समझने की बात ये, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, अर्थात जैव विकास सिद्धांत है क्या? मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैव विकास सिद्धांत वो सिद्धांत है जिस प्रकार से एक विकास की बात करें, जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में, एक सीड में, उसके एक संपूर्ण वृक्ष का रूप सन्निहित होता है। मतलब जैसे एक मटर के दाने में एक बड़े से मटर का पौधे का निर्माण हो सकता है कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार से मानव का विकास भी इसी पे डिपेंडेंसी है या इसी पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि एक छोटे से बीज में एक संपूर्ण वृक्ष का रूप सन्निहित होता है। जैसे एक बट वृक्ष है, बहुत भयानक, बहुत बड़ा सा, देखे होंगे, काफ़ी दूर में फैला हुआ, लेकिन क्या शुरुआत में उतना बड़ा उसका बीज रहा होगा जितना बड़ा वो पेड़ है? नहीं, सवाल ही नहीं। इसी प्रकार से एक सैसों में बड़े मनुष्य का रूप भी सन्निहित होता है। माँ के भ्रूण में बच्चा धीरे धीरे करके 9 माह के बाद वो धरती पर आया, जन्म लिया, उसके बाद वृद्धावस्था तक कितना विकास करता है शरीर, क्यों, है कि नहीं? यही थियरी है लाइबनिज थियरी की। उन्होंने कहा, इससे इसका कंपैरिजन किया। और आपको मैं बता दूं, लाइबनिज का ये जैव विकास सिद्धांत है, एक्चुअली यह फ्रावेल की नीतियों से ही प्रेरित होकर के इन्होंने ये दिया। ये बहुत प्रभावित थे फ्रावेल की नीतियों से, इस वजह से इन्होंने जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आपसे कह दे कि जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहते हो लाइबनिज। ठीक, जिसे आप कहते हैं लाइबनिज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक, वो आपके सामने लिखा है। तो इतना करिएगा, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ, लिखा तो कम है, किताबों में बहुत सारा है, तो आप लोग इतना ही लिख लेंगे तो आपका काम बन गया बस। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में निकाल के। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं जैव विकास, वही बात जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैव विकास से तात्पर्य जिस प्रकार एक बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप सन्निहित होता है, उसी प्रकार, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक, यही समझ जाइएगा। उसी प्रकार
एक शैशव में संपूर्ण मानव का रूप सन्निहित होता है, रूप सन्निहित होता है। तो भैया यही लाइन इसको क्लियर कर देता है कि यह जैव विकास सिद्धांत है। ठीक, ये लाइन क्या सिद्ध कर देता है कि यह जैव विकास सिद्धांत है। जैव विकास सिद्धांत एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे, या एग्जाम में आए तो क्या बताएंगे। तो जैव विकास सिद्धांत क्या है? जैव विकास सिद्धांत एक्चुअली जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप सन्निहित होता है, ठीक उसी प्रकार से एक शैशव में संपूर्ण मानव का रूप सन्निहित होता है। ये क्या है? जैव विकास सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन अछूता नहीं जाएगा। अब तो बात हो गई 18वीं शताब्दी ख़त्म। 18वीं शताब्दी में लगभग विकास से संबंधित जितने लोग आते हैं वो हमने इस तरीके से बता दिया। अब देख रहे हैं जिस प्रकार से जैविकता से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक कूद पड़े विकास में, मानव के विकास में, ठीक उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अभी जब समझाएंगे तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आ भी चुका है और आएगा भी। 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात कर लूँ तो डार्विन ने 1877 में इन्होंने एक किताब लिखी, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ये एग्ज़ाम में उनकी पुस्तक का नाम पूछ सकता है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना करी 1877 में, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसने करी आपसे पूछ ले तो डार्विन ने। एक्चुअली यह पुस्तक जो है 1877 में बनाई गई, डार्विन ने लिखा। और डार्विन आपको बताएं ये साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये कैसे थे? जीवशास्त्री थे, ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में थे, जैसा कि आपने कक्षा 8, 9, 10 में साइंस पढ़ते समय देखा होगा। ठीक, तो 19वीं शताब्दी में डार्विन भी कूद गए विकास को बताने के लिए। इन्होंने कहा अगर विकास इस तरीके से है तब तो मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक, उन्होंने किताब लिखी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट 1877 में। इस पुस्तक की रचना, अब आपसे एक पुस्तक का रचयिता पूछ ले तब भी आप बता सकते हो कि डार्विन ने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझने की बात है पुनरावर्तन सिद्धांत एक्चुअली होता क्या है। तो पुनरावर्तन सिद्धांत क्या भैया? पुनरावर्तन सिद्धांत क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? अब जब डार्विन आते हैं, डार्विन ने सीधे एक बात कह दी कि मनुष्यों का उद्भव पशुओं से हुआ है। क्या हुआ है? मनुष्यों का उद्भव पशुओं से हुआ। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि इनके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग, मनुष्य का उद्भव पशुओं से हुआ है। किससे हुआ भाई? पशुओं से हुआ। बताइए भैया, अगर मैं आपको कह दूं कि आपका उद्भव पशुओं से हुआ तो क्या आप मानेंगे? विवाद तो होना तय था। ठीक, मनुष्य का उद्भव पशुओं से हुआ, तो ये तो वैसे भी थोड़ी सी आप आपसे कह दें कि आपका उद्भव पशुओं से हुआ, नहीं मानेंगे, थोड़ी समस्या होगी मानने में, है कि नहीं? तो लेकिन देखिए डार्विन ने किस आधार पर अपनी इस पुस्तक में इसकी बात कर दी, मनुष्य का उद्भव पशुओं से हुआ। रीज़न क्या था? हमारे पूर्वज हैं, आप कहते हैं हमारे जो पूर्वज होमो सेपियंस हैं, इसको मानने से तो आप इनकार नहीं करेंगे। डार्विन ने भी यही बात रखी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या आदि मानव हैं। आदि मानव का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था? शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ यूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी सीधी, फिर सीधी, और फिर मानवीय प्रतिमान को आज धारण कर लिए हम लोग। क्यों? आखिर ये स्ट्रक्चर में बदलाव क्यों आया कि नहीं आया?
तो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी धीरे 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 क्या हुआ, हम लोग आज एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना कि बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बिगड़े हुए स्वरूप हैं रियलिटी में अपने मानवीय प्रतिमान का। अभी मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ डार्विन के उस लाइन को, और आप मानोगे भी और आपको कहना भी पड़ेगा, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप खुद बताओगे। ठीक है, अब देखिए मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है। अब ये हमारे जो पूर्वज थे, कोनो अलग से मानवीय बीज तो बो के नहीं गया कोई धरती पर, कि कोई बीज बो के गया है कि एकदम मानवीय। अब हम लोग अगर पैदा होते तो बढ़िया नाक और आँख कान लेके बढ़िया, उसमें कोई ऐश्वर्या राय, कोई विश्व सुंदरी हो जाता है तो कोई विश्व सुंदरा हो जाता है, बॉडी बना बना के बॉडी बिल्डर हो जाता है। लेकिन हमको बताओ क्या जन्म के समय में ऐसा संभव है? इस धरती पर कोई भी चीज़ ऐसा कहीं संभव नहीं है। अब उसको आकार दिया जाएगा। इवन अगर एक पेड़ देख लो, पेड़ को आकार देने के लिए उसकी डंठल उंठल कलियों वगैरह को काट काट के एक सीधा आकार देते हो तो एक सीधा पेड़ निकलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जैसा आप बनाना चाहो टेढ़ा, यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा लगा दो बच्चे, पूरी हाथ टेढ़ी हो जाएगी। सीधा करना है किस प्रकार से? हमारे बचपन में देखते होंगे किसी के दांत बाहर होते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तार लगा देता है, दांत अंदर हो जाता है। लेकिन सोचो किशोरावस्था में कर दे तो जबड़े हिल जाएगा, लेकिन सही नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए उसकी एक अवस्था है, हड्डियों का स्ट्रक्चर है। मैं विकास में बताऊंगा हड्डियों का विकास और किस प्रकार से वह ज्वाइंट होकर आपके 206 हड्डियाँ हो जाती हैं वो हड्डियों के क्षेत्र में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मनुष्य का उद्भव पशुओं से हुआ। अब डार्विन ने इस बात को प्रूफ करने के लिए, अब ये चीज़ कैसे प्रूफ किया डार्विन ने, उस चीज़ को आप देखिए। तो हमारा उद्भव होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस मानव नहीं थे, हम लोग कहते हैं आदि मानव। क्यों मानव तो नहीं कहते, हम लोग कहते हैं क्या कि ये भैया आदि मानव थे, आदि मानव। तो मानव के पहले आदि है, ठीक, इसका मतलब पशुवत थे। और अगर ये भी नहीं प्रूफ होता तो आइए बता दें, हम लोग भोजन पका पकाया खाते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लोग कच्चा मांस खाते थे, एकदम पशुवत रहते थे। आज नाखून काट लेते हैं हम लोग, बढ़िया मस्कारा मार लेते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा था, पेड़ के छाल लपेटना, पहले तो नंग धड़ंग रहते थे, फिर धीरे धीरे पेड़ के छाल वगैरह अपने गुप्तांगों को ढकने का काम प्रारंभ कर दिया। ये काम पशुवत है कि नहीं, है कि नहीं बताइए? तो पशुवत है, इसका मतलब कि जो हमारे अंदर की एक्टिविटीज़ हैं वो पशुवत है। अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो और आगे आते हैं। अब देखिए पुनरावर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अगर मैं इस बात को कहूँ कि डार्विन ने इस बात को कहा कि जो हमारा रेंगना है, जो हमारा रेंगना है वो मछली के तैरने का पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन एक्चुअली वही चीज़ है। अभी नहीं समझ में आया होगा मुझे पता, लेकिन एक चीज़ हमें बताइए, जिस प्रकार से एक अब की बार समझ में आ जाएगा, ये मुझे पता है क्योंकि वहाँ तक ले चलने का हमारा ये जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है। और अब आप समझ जाओगे कि ये पुनरावर्तन सिद्धांत क्या, मनुष्य का उद्भव पशुओं से कितना सही है और कितना गलत। अब देखिए, अगर एक गाय के बछड़े को या एक गाय की जो बछिया है वह जन्म देती है, ठीक, तो उसकी बछिया तो अपने 4 टांगों पर चलना प्रारंभ कर देती है। क्यों? सही बात है कि नहीं? अब गाय की बछिया अपने 4 टांगों पर चलना प्रारंभ कर देती है। क्या गाय की बछिया को पहले गड़ारी लेके चलाना सिखाना हुआ उसको, कि उसको गाय उसकी माँ उसको सिखाई ऐसे खाना खाओ या इस तरीके से दूध पियो? क्या उसको कुछ सिखाना पड़ा उसको? लेकिन वह, क्योंकि वह अपने रियल जो उसका वंशज है, जो उसके वंशानुगतता में चली आ रही, वो रियलिटी में गाय थी और उसके बच्चे भी रियल हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। लेकिन मानव का उद्भव पशुओं से हुआ, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं बताऊं, पहले मनुष्य का जन्म अगर होता है, वह पैदा होता है, तो क्या वह अपने टांगों पर डायरेक्टली चलने लगता है? नहीं। इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वह जिस प्रकार से डार्विन ने कहा पशुवत, वह पहले पशुवत चलता है। कहने का मतलब पहले वह रेंगता है कीड़ों की तरह। मतलब कि अगर छोटा सा बच्चा पैदा हो, उसको ज़मीन पे पेट की तरफ लिटा दो, देखो पूरा 12 से पूरा 24 घंटा बजा देगा, यूं घूमते घूमते, और पैर मारते मारते पारते चक्कर काटता है। इसको कहते हैं रेंगना। और रेंगने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है भैया? तो किसमें पाई जाती है? पशुओं में पाई जाती है। सही बात है कि नहीं? देखिए डार्विन ने कितनी बढ़िया तरीके से इसको प्रूफ किया, इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वह रेंगने लगता है तो एक बात, पहला गुण जो पशुवत है वो प्रूफ हुआ। दूसरी बात, अब कहते हैं कि जब बच्चा अभी फिर 4 पैरों पर चलता है, अगर वह रियलिटी में मानवीय प्रतिमान को धारण कर लेता है, तो जिस प्रकार से एक गाय का बच्चा अपने 4 टांगों पर चलना प्रारंभ कर देता है, एक पंछी है वो उड़ना प्रारंभ कर देता, कोई उसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा क्या है कि मनुष्य के बच्चों को हर चीज़ सिखाना पड़ता है।
क्योंकि उनको मानवीय प्रतिमान में लाने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर आप नहीं सिखाएंगे वो पशुवत हो जाएंगे भैया, क्योंकि वही रियलिटी है हम लोगों की। ठीक, अब क्या करता है वो, अब बच्चा चलने की प्रक्रिया प्रारंभ करता तो बकैयाँ खींचता है। अब बताओ, चारों अपने हाथों पैरों पर चलने की प्रवृत्ति किस में है? पशुओं में है। क्यों नहीं आप डायरेक्ट बच्चा पैदा हुआ, जैसे गाय का बछड़ा चारों पैर पर चलने लगा, तो क्यों नहीं मनुष्य का बच्चा चलने लगे? ऐसा नहीं होता। इसीलिए मानव का उद्भव किससे हुआ? पशुओं से हुआ। अब हमें यकीन है कि अब आप मानोगे कि हमारा उद्भव पशुओं से हुआ, जिसको डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक में बढ़िया से इसका जिक्र कर दिया था। कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, अभी मैं इतना नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आता है वो हम आपको कराने जा रहे हैं। नोट डाउन करिएगा। तो डार्विन ने क्या दिया? पुनरावर्तन का सिद्धांत। क्या दिया भाई? डार्विन ने 1877 में अपनी उस किताब में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक में पुनरावर्तन सिद्धांत का जिक्र किया। पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है? मनुष्य का उद्भव पशुओं से हुआ, डार्विन ने इस बात को कर दिया। लेकिन पुनरावर्तन क्या है? अब इसको आप लोग बाकायदा अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, और क्या करके, इंपॉर्टेंट करके, एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, इसको चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए, वेरी वेरी कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे टेट में, चाहे सुपर टेट में, चाहे एमपी राज्य में और चाहे राजस्थान राज्य में, चाहे भारत के किसी भी कोने में अगर साइकोलॉजी आनी है तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन मतलब हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हो गए। पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है? हमने कहा बच्चे का रेंगना, बच्चे का रेंगना किसका पुनरावर्तन है? अब आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चे का रेंगना, तो भैया मछली के तैरने का, मछली के तैरने का, तैरने का क्या है? पुनरावर्तन है। क्लियर हो गया? मछली के तैरने का क्या है? पुनरावर्तन। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक, अब देखिए आगे, बच्चे का चलना स्तनधारी के गति का क्या है भाई? पुनरावर्तन है। क्या है? पुनरावर्तन है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बिंदु होते जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बिंदु क्या आ जाता है? जब बच्चा दौड़ने लगता है तो वह मानवीय प्रतिमान को धारण कर लेता है। ठीक, अब ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। वैसे ये टॉपिक पूरा हो गया फ्रावेल का, जितने इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो अगला फिर हमको आप थोड़ा सा समय देंगे, अगला वीडियो पाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। और जैसा कि हम आपके
सानिध्य में चल ही रहे हैं भैया, आप हमारे सानिध्य में बढ़ते रहिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।